हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द थर्मल फिजिक्स सीरीज़। एक्चुअली आज का लेक्चर जो है ये उतना वीडियो लेक्चर भी नहीं है उस सेंस में, शूट तो मैं वीडियो ही कर रहा हूँ, बट बेसिकली ये एक ऑडियो लेक्चर होने वाला है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मैं जो हमारा डिस्कशन है सिलेबस व्यू पॉइंट या मैथमेटिकल व्यू पॉइंट से आपका कंप्लीट हो चुका है, बट रियली ये इतना इम्पॉर्टेंट मैटर है जो प्लैंक्स लॉ है, प्लैंक्स आइडिया, प्लैंक्स लॉ नहीं, प्लैंक का जो आइडिया है कि एनर्जी का एक्सचेंज, क्वांटा का जो नोशन है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं लास्ट में एक्चुअली जो हमने 14-15 लेक्चर्स में खूब खींच के इतना मैंने आपको वो टाइम वो किया, इसमें हमने लिया इस चीज़ को डिराइव करने के लिए। लेकिन ये आइडिया के अराउंड की कुछ बातें थोड़ा सी मैं और वो करना चाहूँगा, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा शायद पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक आध जगह पे कुछ जस्ट ऐसे क्वालिटेटिव ड्राइंग्स वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, अदरवाइज़ हमें कोई नया मैथमेटिक्स या डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल दिस कंसिडर टू बी टू ए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर अगेन। ओके, दिस नोशन इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि सिचुएशन क्या थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने की ज़रूरत वगैरह क्यों पड़ी। से 1800 के आसपास मैक्सवेल का जो काम है 1850 के आसपास, उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का नोशन अलग अलग था, और मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की 4 इक्वेशंस में, जिसमें मैक्सवेल करेक्शन टर्म भी आता है, उसकी मदद से चारों इक्वेशंस को कंबाइन करके, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, की इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म बेसिकली अलग अलग फिनोमेना नहीं है, उनको 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन और साथ में एक लॉरेंज फोर्स लॉ से इन प्रिंसिपल आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जितनी घटनाएं होती हैं, जितने इवेंट्स होते हैं, जितना फिनोमिना है, वो सबका सब समझ सकते हैं। और उसी के आसपास कहीं थोड़ा आगे पीछे हर्ट्ज ने वो एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ये शो किया कि लाइट जिसे हम कहते हैं वो बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ओके, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना ही है। तो यही फीचर वो है जो मैंने पीछे का एक शब्द शायद इस्तेमाल आपके साथ किया होगा, यूनिफिकेशन, कि आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म और लाइट को इनिशियली अलग अलग फिनोमिना की तरह स्टडी कर रहे थे, बट अब ये पता लगा नहीं, ये तो सब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत ही आता है। ओके, दिस। और फिर लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का भी वो लगा कि हाँ, जो अलग अलग जो लाइट की अलग अलग जिन्हें हम कलर्स कहते हैं, वो एक्चुअली अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, और केवल ये नहीं, इससे बाहर भी स्पेक्ट्रम है, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स, उस समय जहाँ तक की भी वेव्स पता रही होंगी, बट ये और ऐसी आप हायर फ्रीक्वेंसी साइड में जाएँ तो अल्ट्रा वायलेट एंड गामा रेज एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये। तो फिर जो एक मेजर क्वेश्चन जो था, जो फिजिसिस्ट उस समय स्टडी कर रहे थे अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, नेचर ऑफ रेडिएशन, लेट मी से नेचर ऑफ रेडिएशन। नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब ये नहीं है, ये तो रेडिएशन मतलब लाइट। ओके, लाइट तो हम केवल नॉर्मली सामान्य भाषा में लाइट का मतलब केवल हम विजिबल लाइट से होता है, बट जब मैं यहाँ पे लाइट कहूँ तो लाइट इन जनरल मीन्स रेडिएशन। ओके, इन प्रिंसिपल 0 से इन्फिनिटी किसी भी वेवलेंथ की बात हो सकती है, या फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी सिमिलरली। ओके, दिस। तो जब मैं अब रेडिएशन के नेचर की बात करता हूँ, तो नेचर ये नहीं था कि वो, ये तो इस्टेब्लिश हो चुका था कि लाइट वेव है। ओके, और क्योंकि कुछ जो फिनोमिना हैं जो केवल वेव्स से एक्सप्लेन होते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन वगैरह, और पोलराइजेशन ने तो ये भी शो कर दिया था कि लाइट बेसिकली ट्रांसवर्स वेव है एंड ऑल दोज थिंग्स। ओके, तो लाइट का वेव नेचर इस्टेब्लिश था, लेकिन जिसमें इशू की बात कर रहा हूँ कि लाइट के नेचर को समझने की कोशिश कर रहे थे, वो बेसिकली नेचर है कि लाइट का इमिशन और एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है। लेट मी से प्रोडक्शन, वैसे तो इसमें इमिशन, एब्जॉर्प्शन सब कुछ आता है, तो वहाँ पे कुछ उस तरह के थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड वाली भी कुछ स्टडीज़ आई, जैसे वो जिसे आप छोटी क्लासेस में किरचॉफ्स लॉ कहते हैं, हीट में जो किरचॉफ्स लॉ टाइप की चीज़ें होती हैं कि गुड इमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स, जो ऑब्जेक्ट्स जिस लाइट को जितना अच्छा एब्जॉर्ब करती हैं उसी को अच्छा इमिट करती हैं, वो सारी प्रॉपर्टी जब लोग स्टडी कर रहे थे, तो उसी दौरान ये ब्लैक बॉडी का थ्योरेटिकल आइडिया भी इवॉल्व हुआ। थ्योरेटिकल आइडिया इस तरह से इवॉल्व हुआ कि ब्लैक बॉडी को हमने जब डिफाइन किया कि ऐसी ऑब्जेक्ट जो अपने पे पड़ने वाले सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो फिर बहुत इजीली थर्मोडायनेमिक आर्गुमेंट से शो किया जा सकता है कि ब्लैक बॉडी का से निकलने वाला जो रेडिएशन है वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करता है। ये मैं जो हमने लेक्चर शुरू किए थे उसके शुरू में बात कर चुका हूँ। ब्लैक बॉडी बेसिकली एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन वो थियोरेटिकल कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जिसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नेचर यूनिवर्सल है। अगर आपकी कोई दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, दो अलग अलग ब्रह्मांड के दो अलग अलग कोनों पे दो अलग अलग लोग बैठे हैं और उन्होंने दो अलग अलग तरीके से ब्लैक बॉडी बनाई, ब्लैक बॉडी की हम केवल डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं,
उस पे पड़ने वाले, अपने पे पड़ने वाले सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो किसी भी तरीके से अगर उन्होंने इस तरह के दो स्ट्रक्चर्स, दो बॉडीज़ बनाई जो इस काम को करती हैं, तो दोनों उसे ब्लैक बॉडी कहेंगे। वो उन्होंने कैसे बनाई, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, क्या मटेरियल इस्तेमाल किया, ये इररेलेवेंट हो जाता है जब हम उस ब्लैक बॉडी से आने वाले रेडिएशन को स्टडी करते हैं। एकमात्र चीज़ जिस पे ब्लैक बॉडी से निकलने वाला रेडिएशन डिपेंड करता है वो है उस समय उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर क्या है। तो इसी को हम कहते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या फिर उसको जिस हम कैविटी रेडिएशन से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैविटी रेडिएशन का नेचर यूनिवर्सल होता है इक्विलिब्रियम सिचुएशन में, वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है दिस। तो लोगों ने इसीलिए उसको स्टडी, तो फिर अगर ये चीज़ यूनिवर्सल है तो मतलब ये किसी फंडामेंटल फिजिकल फिनोमिना या प्रोसेसेस से इसको समझ में हमें आना चाहिए। तो इसलिए लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं से फिर वो जो एक्सपेरिमेंटल कर्व्स जिनकी हम बात करते हैं, लोगों ने जिस तरफ से भी लैब में ब्लैक बॉडी का एक बहुत अच्छा अप्रॉक्सीमेशन बनाया, तो फिर उसके रेडिएशन को लोगों ने एक्सपेरिमेंटली पहले स्टडी किया। और जब ये एक्सपेरिमेंटल से स्टडी की गई तो ये आपके वो रेडिएशन से रिलेटेड बहुत सारे लॉज, कुछ वो सारे प्योरली एक्सपेरिमेंटल लॉज नहीं है, कुछ थ्योरेटिकल लॉज भी हैं, एम्पेरिकल हैं, सेमी एम्पेरिकल हैं, ऑल दोज। जैसे स्टीफन्स लॉ हो गया, बाद में स्टीफन्स लॉ को बोल्ट्जमैन ने सपोर्ट किया थ्योरेटिकली, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हो गया, वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया, वीएन के अलग अलग रेडिएशन लॉज की फॉर्म हो गई। और बाद में जो एक थ्योरेटिकल अटैम्प्ट हुआ कि जितनी फिजिक्स हम उस समय जानते थे 1900 से पहले, अगर मैं कहूँ, जिसे हम आज की डेट में क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, तो उससे कोशिश की गई कि हम रेले जीन्स लॉ जो बना, ओके, तो लेकिन रेले जीन्स लॉ फेल हो गया, ठीक है। अच्छा, क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग में नोशन क्या था, इसको जरा देखें, हम कर चुके हैं इसे, लेकिन क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग में हमने जो मैथमेटिकल डेरिवेशन को भी अगर आप समझें, हमने एक स्टैंडिंग वेव्स का नोशन लिया और उसे ये फिगर मैं बना रहा हूँ, ये आप समझ रहे होंगे, ऑसिलेटर की एनर्जी, क्योंकि ऑसिलेटर और जो रेडिएशन है वो इक्विलिब्रियम में है, तो अगर हम ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी कंप्यूट कर लेते हैं तो रेडिएशन की भी एवरेज एनर्जी वहाँ से निकल जाती है। लेकिन ऑसिलेटर की एनर्जीज जो हैं वो कंटिन्यूअस हैं, 0 से इन्फिनिटी तक कोई भी एनर्जी हो सकती है। तो जो दो नोशंस एम्प्लॉय हुए, स्टैंडिंग वेव्स का नोशन अगर सिंपलेस्ट सिस्टम में स्टार्ट करें तो स्ट्रिंग्स में हम सबसे आराम से समझते हैं। हाँ, स्ट्रिंग में या तो एक लूप जनरेट होता है जिसे मैं हाफ लूप कहता हूँ, एक हाफ लूप या दो हाफ लूप या तीन हाफ लूप, इस तरह से लूप जनरेट होते हैं। तो और ऐसी 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में दिस, तो वहाँ से स्टैंडिंग वेव का सिंपली मतलब अगर बोलें बाउंड्री पे डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए, ओके दिस। तो उसको यूज़ करके क्लासिकली उसको निकाला गया रेले जीन्स लॉ, लेकिन रेले जीन्स लॉ फेल हो गया। उसका सबसे बड़ा फेलियर, जिसे सिंपली हम अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ कह देते हैं, बेसिकली नोशन ये है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में प्लॉट करूं तो डेंसिटी ऑफ मोड्स का एक्सप्रेशन इस प्रकार से बढ़ता है, कम, ये न्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू ओवर सी क्यूब, इस तरह के एक्सप्रेशन हमें मिलते हैं। बाकी सब कांस्टेंट है न्यू स्क्वायर। कम फ्रीक्वेंसी पे कम मोड्स हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा मोड, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे और ज़्यादा मोड, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे और ज़्यादा मोड। और रिमेंबर, ये हम स्केल तो इतना सी बनाते हैं, बट ये स्केल इधर कहीं 0 है, लेकिन दिस पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू इन्फिनिटी इन द फ्रीक्वेंसी। तो जब न्यू इन्फिनिटी को टेंड होगा तो न्यू स्क्वायर भी इन्फिनिटी को, तो नंबर ऑफ मोड्स हायर और हायर फ्रीक्वेंसी के और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा है। और क्लासिकल बेसिस पे, कंटिन्यूस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑसिलेटर के बेसिस पे, जब एक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी कंप्यूट की गई तो वो बनी KT। तो फिर अगर ऑसिलेटर्स का नंबर इस तरह से है, मैं इसे नंबर कह रहा हूँ, एक्चुअली डेंसिटी है बट लेट्स से नंबर, अगर ऑसिलेटर्स का नंबर इस तरह से है और हर ऑसिलेटर के पास KT एनर्जी है, तो जब हम टोटल एनर्जी कंप्यूट करते हैं ऑफ ऑल द ऑसिलेटर, ऑल द मोड्स बोलना चाहिए, ऑल द मोड्स, तो वो इन्फिनिटी होती है, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। ये बाद में प्लैंकियन पिक्चर में क्या चेंज हुआ, प्लैंक पिक्चर में हमने कहा बाकी अजम्पशंस प्लैंक के भी वही थे, ओके। इनफैक्ट यहाँ पे एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, ये मैंने थोड़ा इंडिकेट भी किया था, प्लैंक ने एक्चुअली जो अपना, जिसे हम कहते हैं ना प्लैंक लॉ का डेरिवेशन, पहले प्लैंक ने प्लैंक लॉ लिख दिया था, मतलब इस तरह का एक्सप्रेशन फ्रीक्वेंसी के टर्म में या वेवलेंथ के टर्म में लिख दिया। कैसे लिखा था, उन्होंने ऐसा फंक्शन ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली तो आपके पास ये स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर के कर्व थे ही, माना फ्रीक्वेंसी के टर्म में, लेट्स से फ्रीक्वेंसी के टर्म में आपने प्लॉट किए हैं, तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर के कर्व्स तो आप पे थी। तो उन्होंने कहा ऐसा कौन सा फंक्शन है कि जो इस कर्व को मैच करता है, ओके। उन्होंने मैथमेटिकली वो कर्व ढूंढने की, वो फंक्शन ढूंढने की कोशिश की जो इस कर्व का प्लॉट बनता है बेसिकली। तो ऐसा करके वो इस एक्सप्रेशन पे पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिवर्स में वो इंटरपोलेट किया कि अगर हम क्लासिकल आइडियाज़ से आगे आते हैं तब तो हम इस फॉर्मूले पे नहीं पहुंचते हैं, तब तो रेले जीन्स फॉर्मूले पहुंचते हैं। तो इस तरह के फॉर्मूले पे अगर हमें पहुंचना है, इस तरह के एक्सप्रेशन पे अराइव करना है, तो फिर हमें क्या अपनी अंडरस्टैंडिंग में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, क्या अपनी अंडरस्टैंडिंग में चेंज करना पड़ेगा, क्लासिकल आइडिया में किस सुधार की ज़रूरत है। और तब वो सुधार करते करते इस पे पहुँचे कि स्टैंडिंग वेव्स का नंबर तो वही है, स्टैंडिंग वेव्स का नंबर का मतलब वही है,
मतलब स्टैंडिंग वेव्स का जो नोशन है केवल वैल्यू की बात नहीं है, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टैंडिंग वेव्स की फॉर्म में होता है, तो वो आइडिया तो सिमिलर है, लेकिन ऑसिलेटर की एनर्जीज क्या हैं, क्वांटाइज्ड हैं। और ऑसिलेटर की एनर्जी क्वांटाइज कब हो सकती हैं, ऑसिलेटर क्योंकि लगातार रेडिएशन के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, जब उसका रेडिएशन के साथ एनर्जी का एक्सचेंज जो है वो क्वांटा की फॉर्म में, ओके। तो यहाँ से तो रिवर्स वो करके, और बाद में फिर हम तो इस तरह से स्टडी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं पहले कह रहे हैं प्लैंक ने ये आइडिया दिया और उससे फिर हम अपने फॉर्मूले पे पहुंचे, पर एक्चुअली जिस सेंस में प्लैंक ने इनिशियली वर्क किया था, प्लैंक ने पहले एम्पेरिकली एक फार्मूला निकालने की कोशिश की जो एक्सपेरिमेंटल कर्व्स को भी करता है, लेकिन उन्होंने केवल यहाँ पे स्टॉप नहीं किया कि हाँ ये इस फॉर्मूले से ये कर्व एक्सप्लेन होता है, हो गया काम। वो फिर रिवर्स में गए और उन्होंने देखा इस तरह के फॉर्मूले पे एक्चुअली कौन सी फिजिक्स या फिजिक्स में किस आइडिया को चेंज करके हम इस तरह के एक्सप्रेशन पे पहुंच सकते हैं। तो फिर उन्होंने आइडिया भी दिया कि अगर हम क्वांटा का आइडिया ले लें कि एनर्जी का एक्सचेंज जो है वो क्वांटा की फॉर्म में होता है, तो फिजिक्स में पहली बार क्वांटा का नोशन आया। मैंने लेक्चर्स के दौरान भी कहा था क्वांटाइज चीज़ें तो नहीं कहना चाहिए कि पहली बार प्लैंक ने आइडिया दिया, उससे पहले कुछ चीज़ें देखी गई थी कि हाँ क्वांटाइज्ड हैं, माना आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज देख लें या और भी किसी ऑब्जेक्ट का, एलिमेंट्री ऑब्जेक्ट का जब चार्ज मेज़र किया गया तो ये पाया गया चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का मल्टीपल होता है। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट और इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो थे, तो चार्ज का क्वांटाइजेशन तो पता था, लेकिन एनर्जी के टर्म्स में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। तो प्लैंक का जो नोशन है कि ये जिसको सिंबॉलिकली, जिसको मैंने लेक्चर्स में ऐसे दिखाया था, रेडिएशन का नेचर क्या है इसके बारे में प्लैंक ने कुछ चेंज नहीं किया। क्लासिकल जो नोशन था रेडिएशन के बारे में वही नोशन है, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज के टाइम पे एनर्जी का एक्सचेंज पैकेट्स की फॉर्म में होता है, बस इतना आइडिया। लेकिन ये आइडिया बहुत रिवोल्यूशनरी आइडिया है, इसने सब कुछ बदल के रख दिया। सब कुछ बदल के मतलब का मतलब भी आपको ये समझना चाहिए, उस पर मैं अभी आता हूँ कि सब कुछ बदलने का मतलब क्या है। पॉइंट ये है, इस आइडिया से ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व एक्सप्लेन हो जाता है, जबकि इस आइडिया से नहीं एक्सप्लेन होता है। तो ओके, और इसके बाद अगर आप एक स्टेप और आगे जाएं, जो कि आपने आने वाले कोर्स में पढ़ेंगे, ओके, थोड़ा मैं उसकी भी बात करूंगा जस्ट क्वालिटेटिवली। अगर हम प्योर क्वांटम मैकेनिक्स के फ्रेमवर्क में जाएं तो कहानी थोड़ा सी चेंज होती है। कहानी थोड़ा सी चेंज ये होती है, क्लासिकल आइडिया में स्टैंडिंग वेव्स और इस तरह की एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन आपने लिया। प्लैंक के आइडिया में स्टैंडिंग वेव्स का नोशन तो उसी तरह से आया, और जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जीज़ हैं वो क्वांटाइज हो गई, और मिनिमम एनर्जी होती है 0 और अगली एनर्जी h और अगली 2h अलाउड एनर्जीज जो हैं। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में आप इसी तरह की चीज़ को जब स्टडी करेंगे तो जो जिसे हम स्टैंडिंग वेव्स का एक्सप्रेशन कहते हैं, इसी तरह का एक्सप्रेशन आप वहाँ भी निकाल सकते हैं, 8π² dν/c³ है समथिंग लाइक। लेकिन वहाँ पे उसे हम एक्चुअली आप उसे कहेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टेट की बात करते हैं, जैसे आप हाइड्रोजन एटम में कहते हैं ना, हाइड्रोजन एटम की लोएस्ट स्टेट और फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और फिर अदर एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी सिस्टम को जब हम सॉल्व करते हैं तो एक्चुअली उस सिस्टम के लिए हमें क्वांटम स्टेट्स मिलती हैं। तो फिर वहाँ पे जो ये डेंसिटी ऑफ मोड जो हम स्टैंडिंग वेव्स के टर्म में पढ़ रहे हैं, नोशन वही होता है, मैथमेटिक्स भी ऑलमोस्ट पैरेलल चलती है। स्टैंडिंग वेव्स अगर मैं ग्राफिकली दिखाऊं 1 डायमेंशन में, स्टैंडिंग वेव्स का मतलब लोएस्ट मोड का मतलब ये होता है आपका स्ट्रिंग इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, सेकंड मोड का ये मतलब होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ मिलेगी, जिसे हम कहते हैं पार्टिकल इन अ बॉक्स, पार्टिकल या इनफाइनाइट वेल जिसे आप कहते हैं। पार्टिकल इन अ बॉक्स टाइप की जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे एक्चुअली आप वेव फंक्शन निकालते हैं। तो वो वेव फंक्शन जो है, वो वेव फंक्शन जब आप देखेंगे ग्राउंड स्टेट का ऐसा आता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का ऐसा आता है। तो अगर मैं अभी आपके लेवल पे कहूँ, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जिन दो टर्म्स को प्रोडक्ट करके हम अपने रेडिएशन लॉज कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे रेले जीन्स किया चाहे बाद में प्लैंक किया, क्वांटम में भी इसी तरह के दो फैक्टर्स से आप अपना रेडिएशन लॉ कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। और इस वाले फैक्टर का थोड़ा नाम आप जरूर चेंज कर सकते हैं। स्टैंडिंग वेव के बजाय आप उसे कहते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन से जो हमारी स्टैंडिंग वेव के सॉल्यूशंस आए या स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशंस आए, बट एक्सप्रेशन वही आता है 8π² dν/c³ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। तो इस पार्ट पे अभी भी फर्क नहीं, और इवन इस वाले पार्ट पे भी क्वांटम आइडियाज से फ़र्क नहीं पड़ता है। बस एक इंपॉर्टेंट चेंज जो आता है वो ऐसा आता है, क्वांटम मैकेनिकली हम कहते हैं कि जब हम क्वांटम मैकेनिकली न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर को देखते हैं, तो क्वांटम मैकेनिकली न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर की जो मिनिमम अलाउड एनर्जी होती है वो 0 नहीं होती है, वो होती है हाफ h न्यू। और फिर अगली वाली एनर्जी, बाकी सारी एनर्जीज के बीच का गैप h न्यू होता है। यहाँ मिनिमम एनर्जी 0 होती है और बाकी सब एनर्जीज के बीच का गैप h न्यू होता है। यहाँ मिनिमम एनर्जी जो है वो पॉसिबल वो हाफ h न्यू है, और इसके बाद की एनर्जी
3/2 अगली 5/2 तो बेसिकली अगर आप इस सेंस में सोचें, इसे हम कहते हैं प्लैंकियन ऑसिलेटर और इसे कहते हैं क्वांटम ऑसिलेटर। तो प्लैंकियन ऑसिलेटर और क्वांटम ऑसिलेटर में थोड़ा सी डिफरेंस है। आप उसे इस तरह से सोच सकते हैं, इसका हर एक एनर्जी लेवल हाफ h ऊपर खिसक गया है। 0 वाला हाफ पे पहुंच गया, 1 वाला 3/2 पे पहुंच गया, 2 वाला 5/2 पे, एंड सो ऑन। ओके, तो गैप तो उतना ही रहा, पर जो मिनिमम वाला एनर्जी लेवल था ये हाफ h। ओके, तो और ये जो एक यहाँ पे मैंने आपको एक रिजल्ट दिया है कि क्वांटम, इसे हम कहेंगे क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, प्लैंकियन ऑसिलेटर, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की मिनिमम एनर्जी 0 नहीं होती है। अब ये क्लासिकल आइडियाज से अगर आप सोचें, ऑसिलेटर हम इस तरह से सोचते हैं, सामान्यतः हम सोचते हैं स्प्रिंग सिस्टम, उसके साथ एक मास अटैच्ड है। तो अगर ये मास तेज वाइब्रेट कर रहा है, मतलब ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है, तो ज़्यादा एनर्जी है। कम वाइब्रेट कर रहा है, कम एनर्जी। लेकिन अगर ये वाइब्रेट नहीं कर रहा है, अपनी मीन पोजीशन पे ही है, बस रुका हुआ है, तो आप क्लासिकली सोचेंगे हाँ, ना इसके पास काइनेटिक एनर्जी है और ना हमने स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रखा है, ना पोटेंशियल एनर्जी, तो इस सिस्टम की एनर्जी कितनी है? 0। मतलब किसी ऑसिलेटर के हम मिनिमम एनर्जी 0 क्लासिकल सेंस में सोचते हैं, तो वो प्लैंकियन ऑसिलेटर के लिए भी हाँ, मिनिमम एनर्जी 0। बट क्वांटम मैकेनिक्स में आपको कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपके नॉर्मल एवरीडे लाइफ से नोशन से मैच नहीं करती हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच आपको कई इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। ओके, तो एक उनमें से एक चीज़ ये भी है, क्वांटम मैकेनिकली जब हम किसी हार्मोनिक ऑसिलेटर को ट्रीट करते हैं तो ये पता लगता है, जिसे हम मिनिमम एनर्जी स्टेट कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं, उस स्टेट में भी उस हार्मोनिक ऑसिलेटर के पास इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, हाफ h। अब ये किस तरह से होती है, आप इसे क्लासिकल आइडियाज से इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि यार ये रुका हुआ है, फिर इस पर एनर्जी कैसी है। क्वांटम लेवल पे इस तरह का इमेजिनेशन वर्क आपका नहीं करता है। मैथमेटिक्स आपको प्रॉपर्ली गाइड करके लाती है कि मिनिमम एनर्जी स्टेट में भी हार्मोनिक ऑसिलेटर के पास इतनी एनर्जी होती है। और ये केवल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात नहीं है, ये आप और सिस्टम्स के लिए भी देखेंगे कि कहीं पे भी कोई पार्टिकल अगर आपने बाउंड कर रखा है, अब ये बाउंड और ये शब्द ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी तो, पर कभी भी कोई भी केस में अगर आपने किसी पार्टिकल को बाउंड कर रखा है तो उसकी मिनिमम एनर्जी 0 नहीं होती है, उसकी मिनिमम एनर्जी कुछ वैल्यू बनती है, जैसे इस केस में हाफ h। और इस तरह की एनर्जी का जनरल नाम हम कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। ओके, 0। नॉर्मली आप इसे एनर्जी को 0 सोच रहे थे, प्लैंक ने भी उसी तरह से वो किया, प्लैंकियन पिक्चर में भी उसी तरह से बनती है मिनिमम एनर्जी 0, क्लासिकल आइडिया में भी उसी तरह से बनती है कि सिस्टम की मिनिमम एनर्जी 0 हो सकती है। ओके, लेकिन ये बताता है, क्वांटम मैकेनिक्स ये बताती है बाउंड सिस्टम्स के लिए मिनिमम वाली स्टेट पे भी, जिसे आप नॉर्मली 0 सोचते हैं, नहीं, वहाँ पे कुछ एनर्जी होती है। कितनी होती है वो अलग पॉइंट है, पर होती है 0 पॉइंट एनर्जी। और ये एक्चुअली 0 पॉइंट एनर्जी को हम बहुत ईजिली रिलेट कर सकते हैं समथिंग जो आप एटलीस्ट क्वालिटेटिवली जानते हैं, समथिंग कॉल्ड दी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। 0 पॉइंट एनर्जी का ओरिजिन और तरीके से भी आप समझें, लेकिन एक समझने का तरीका बहुत आसान सा ये है कि किसी सिस्टम के पास क्वांटम मैकेनिकली क्यों 0 पॉइंट एनर्जी होती है, उसका कारण है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब वो किस तरह से है मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, बट तो अगेन ये एक फीचर है। ओके, लेकिन पॉइंट ये है, क्लासिकली स्टैंडिंग वेव्स इनटू ये कंटिन्यूस एनर्जीज ऑफ ऑसिलेटर, प्लैंकियन पिक्चर में स्टैंडिंग वेव्स का नोशन उसी तरह से, लेकिन ऑसिलेटर की एनर्जीज आपकी इस तरह से आ रही हैं। अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स में इस चीज़ को वर्क करेंगे तो ये 8π² अपॉन d अपॉन c³ का एक्सप्रेशन तो उसी तरह से आएगा आपका, लेकिन उसे आप कहेंगे हमने एक्चुअली किसी वेल या किसी बॉक्स में स्टेट्स के लिए सॉल्व किया है, श्रोडिंगर इक्वेशन को स्टेशनरी स्टेट्स के लिए सॉल्व किया है। ओके, केवल थोड़ा सी वोकेबलरी का चेंज अगर मैं कहूँ, वैसे उससे बहुत ज़्यादा है, बट लेट्स से हम केवल वोकेबलरी का चेंज कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट में भी प्लैंकियन ऑसिलेटर के मुकाबले कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोशन है वैसे कि मिनिमम एनर्जी 0 नहीं होती है, बट वैसे अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा इस डिफरेंस नहीं हुआ है। एनर्जीज अभी भी डिस्क्रीट हैं, अलग अलग हैं, क्वांटाइजेशन अभी भी है, बस पूरा का पूरा जो एनर्जी का ग्राफ है वो हाफ h यूनिट ऊपर खिसक चुका है। तो क्वांटम में भी हम ये कैलकुलेशन करते हैं दिस। ओके, अच्छा, तो अब क्वांटम पिक्चर को मैं छोड़ दूं, वैसे इस 0 पॉइंट एनर्जी का अगेन एक वो आता है फिर से अगर आप ये सोचें कि मोड्स तो का नंबर तो इस तरह से वेरी करता है, और न्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी में नंबर ऑफ मोड्स इन्फिनिटी होते हैं, और अगर जिस पर्टिकुलर मोड को आप देख रहे हैं उसकी एवरेज एनर्जी पे अगर हाफ h का फ़र्क पड़ गया, अगर ऑसिलेटर का मिनिमम 0 से खिसक के हाफ h पे आ गया, तो उसकी एवरेज एनर्जी पहले जितनी भी रही होगी, मतलब प्लैंकियन ऑसिलेटर के लिए जितनी भी रही होगी, अब उसकी एवरेज एनर्जी हाफ h बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये है, प्लैंक की कैलकुलेशन से अगर हम क्वांटम कैलकुलेशन पे जाएं तो हर मोड के लिए आपको हाफ h एनर्जी एक्स्ट्रा मिलेगी। और आप देख रहे हैं नंबर ऑफ मोड्स
इधर इस रीजन में इन्फिनिटी को टेंड हो रहा है, तो फिर इनके द्वारा कैरीड जो 0 पॉइंट एनर्जी है ये भी इन्फिनिटी को टेंड होगी। तो अगेन वैसे ये इतना सिंपल भी नहीं है कि आप जो ये 0 पॉइंट एनर्जी है क्या इसके कंट्रीब्यूशन को ड्रॉप कर सकते हैं, बट चलिए अभी हम क्वांटम में नहीं जा रहे हैं और इस नोशन पे हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सी मैंने आपको आगे की हिंट कर रहा हूँ कि बेसिकली जिसे हम आज की डेट में वेल इस्टेब्लिश्ड क्वांटम मैकेनिक्स हम कहते हैं, वो आइडिया प्लैंक के आइडिया से बिल्कुल मैच करता है। थोड़ा सी डिफरेंसेस है बट लेट मी से बिल्कुल मैच करता है। ओके दिस। और यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी चाहिए, बात ये नहीं है कि प्लैंक ने एक हाइपोथेसिस, प्लैंक ने एक आइडिया दिया या किसी एक महान साइंटिस्ट ने एक आइडिया दिया और साइंस कम्युनिटी या फिजिक्स कम्युनिटी उस पर बिलीव करे। हम कहते हैं प्लैंक्स हाइपोथेसिस सही है। सही का रीज़न क्या है? और ये केवल प्लैंक हाइपोथेसिस की बात नहीं है, इसे आप द मेथड ऑफ साइंस कह सकते हैं। आपने कोई हाइपोथेसिस, कोई थ्योरी दी, कोई अवधारणा दी, उसके आधार पे आपने कुछ कैलकुलेशंस करके लेट मी से एक फार्मूला निकाला। थ्योरी के एंड में आप कुछ प्रिडिक्शंस करते हैं, प्रिडिक्शन किसी फार्मूले की फॉर्म में आपने किया, जैसे प्लैंक्स लॉ। प्लैंक का जो आइडिया था कि एनर्जी का एक्सचेंज क्वांटा की फॉर्म में होता है, उससे आप इस एक्सप्रेशन पे पहुंचे। तो अब प्लैंक हाइपोथेसिस चेक करने का तरीका ये है, क्या प्लैंक की अवधारणा सही है या नहीं। अगर ये फार्मूला लैब में जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके रिजल्ट से मैच करता है तो मतलब ये फार्मूला सही है, इसका मतलब प्लैंक की अवधारणा क्या है, सही। और ये हम देख चुके हैं, इन कर्व्स को अगर हम प्लॉट करें, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर के प्लॉट्स अगर प्लैंक फार्मूले से जो निकलते हैं उनको एक्सपेरिमेंटल कर्व से मैच किया जाए तो बिल्कुल दोनों मैच करते हैं। तो इसका मतलब ये फार्मूला सही है, और ये फार्मूला सही होने का मतलब प्लैंक की हाइपोथेसिस सही है। ये आइडिया जो कि एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया था, इससे पहले ऐसा कुछ सोचने की क्लासिकल फिजिक्स में ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी कि एनर्जी का एक्सचेंज जो है वो क्वांटा की फॉर्म में होना। एनर्जी का एक्सचेंज कितनी भी अमाउंट में हो सकता है, 0.1 यूनिट भी, 0.1115 यूनिट भी, 0.109753, कोई भी, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आप चाहें एक्सचेंज कर सकते हैं ऑसिलेटर और रेडिएशन के बीच। नहीं, एनर्जी का एक्सचेंज न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन न्यू फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर से इंटरेक्ट करेगा, चलिए वो तो ठीक है, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज भी एच न्यू। अब एच बहुत छोटा है, वो अलग बात है, वो सेकेंडरी है, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज बहुत छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में होगा, एच न्यू साइज़ के पैकेट्स में होगा। तो ये रिवोल्यूशनरी आइडिया, तो इसका मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने ये बता दिया, उसको समझने की प्रोसेस ने बता दिया क्लासिकल आइडियाज़ में रियली कुछ कमी है। ये मैं ये तो नहीं कहूँगा गलत है भाई, 1900 से पहले जितनी फिजिक्स थी, जितने फिनोमिना आपको नज़र आ रहे थे, वो तो आप क्लासिकल फिजिक्स के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ये हम नहीं कहते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स गलत थी, बट क्लासिकल फिजिक्स में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन जैसे फिनोमिना को समझना है तो क्लासिकल आइडियाज़ सफिशिएंट नहीं है, हमें उनमें कहीं कहीं चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, और वहीं से हम कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हुआ। तो इसीलिए जो ये इसका प्लैंक का ये आइडिया है, हम तो इसे आप एक जस्ट एक थ्योरी की तरह पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में एक चैप्टर की तरह आपने पढ़ लिया, बट ये इतनी छोटी चीज़ नहीं है। ये पूरा जो जिसे हम आज के डेट में क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं उसका बर्थ है, द बर्थ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, सो द बर्थ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से हुआ शुरू? प्लैंक्स आइडिया, प्लैंक्स हाइपोथेसिस से इसका जन्म हुआ। ओके, दिस अच्छा, ये आप में से जो आगे फिजिक्स की स्टडी करेंगे और इवन शायद आपके इधर कहीं भी सिलेबस में होगा, आप प्लैंक्स जो हम हाइपोथेसिस या प्लैंक आइडिया या इवन ये जो फार्मूला है, लेट मी से, ये इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं, ये आपके हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी कर रहे हैं उसके कंटेक्स्ट में आ रहा है। बट एक्चुअली ब्लैक बॉडी रेडिएशन या प्लैंक्स जो ये फार्मूला है, ये बहुत एक डिफरेंट कंटेक्स्ट नहीं है वैसे वो एक, लेकिन जब आप फिजिक्स में पढ़ते हैं एक दूसरी जगह भी आप पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पता नहीं आपने सुना है या नहीं सुना है, हम दो तरह की स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, फर्मी डिराक एंड बोस-आइंस्टीन। तो बोस-आइंस्टीन स्टैट में जब हम ऐसे सिस्टम्स को देखते हैं जिनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट नहीं होता है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इस तरह के एक्सप्रेशंस निकल के आते हैं। ओके, अब मैं उसमें और नहीं जा रहा हूँ दिस। इनफैक्ट अगर आप देखें प्लैंक्स थ्योरी में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हमने यूज़ की है। वो जो ऑसिलेटर्स एनर्जी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ये वाला एक्सप्रेशन हमने यूज़ किया था, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं। तो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली अगर देखें फिजिक्स में क्लासिफिकेशन ही आप करना चाहें तो ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से आता है। ओके, तो स्टैट मैक के आइडिया यहाँ पे भी यूज़ हुए हैं। ओके, अच्छा, और एक चीज़ और भी समझ लें, ये थ्योरी फिर भी जितनी ट्रांसपेरेंटली हम आज की डेट में वो कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ और ऐसा हुआ और इस तरह से होता है, जब कोई भी नया आइडिया जन्म लेता है तो इतनी क्लैरिटी नहीं होती है।
ठीक है। तो ओरिजिनल टाइम पे 1900 के आसपास आप सोचें कि एक दिन तक क्लासिकल मैकेनिक्स थी और अचानक प्लैंक ने सब कुछ क्लियर कर दिया और अगले दिन से ऐसा हो, सिचुएशन ऐसी नहीं है, ठीक है। आइडियाज़ बड़े जम्बल्ड अप थे। अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो जिसे हम जन्म कहते हैं या इस्टेब्लिश होने में करीब 30 साल एटलीस्ट लगे हैं। सबसे पहला क्वांटम आइडिया 1900 में आया। मैं इसके आगे की सिचुएशन भी आपको बता दूं। आप आने वाले ईयर्स में जो आप पढ़ने वाले हैं अपने थर्ड ईयर के सिलेबस में जो आप पढ़ेंगे, प्लैंक ने लगभग 1900 के आसपास अपना ये आइडिया 1900 में दिया था इनफैक्ट, ओके दिस। इसके बाद इसी आइडिया को थोड़ा और रिफाइन करके आइंस्टीन ने एम्प्लॉय किया 1905 में। आइंस्टीन ने, जिससे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक के ही आइडिया को आइंस्टीन ने यूज़ भी किया और एक्सटेंड भी किया। एक्सटेंड कैसे किया, मैं बार बार प्लैंक आइडिया में आपको ये कह रहा हूँ। प्लैंक ने केवल ये कहा था एनर्जी का एक्सचेंज क्वांटा की फॉर्म में होता है, लेकिन आइंस्टीन ने ये कहा केवल एनर्जी का एक्सचेंज क्वांटा की फॉर्म में नहीं होता है, वो जो एनर्जी ट्रेवल करती है, एनर्जी ट्रेवल मतलब रेडिएशन, एनर्जी जो ट्रेवल करती है वो भी क्वांटा की फॉर्म में ही करती है। रफली आप इस आइडिया को ऐसे सोच सकते हैं। प्लैंक के टाइम तक फिर भी कुछ इस तरह से सोचा, ये सही पूरी तरह सही नहीं है बोलना, बट रफली एक क्वालिटेटिव पिक्चर आप दिमाग में रखिए। प्लैंक कुछ ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, रेडिएशन आ तो वेव की फॉर्म में ही रहा है, वेव फॉर्म में ही है, लेकिन जब वो ऑसिलेटर के वॉल्स की ऑसिलेटर के साथ एनर्जी एक्सचेंज करने की बात आ रही है तो वो रेडिएशन वेट कर रहा है जबकि एनर्जी का एक क्वांटा ना बन जाए। एच न्यू के बराबर एनर्जी जब तक रेडिएशन से इकट्ठी ना हो जाए वो तब तक वेट कर रहा है, और फिर जब इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इकट्ठी हो गई, एक क्वांटा बन गया, तो ये क्वांटा इसके साथ एक्सचेंज कर रहा है। ये पूरी तरह सही नहीं है, बट थिंक ऑफ इट दिस वे, समथिंग लाइक दिस। जबकि आइंस्टीन ने कहा नहीं, ये जो एनर्जी और रेडिएशन जो जिसे आप कह रहे थे ये वेव फॉर्म में नहीं आ रहा है, ये तो आई क्वांटा की फॉर्म में रहा है, और हर क्वांटा का साइज क्या है, एच न्यू। जब आप न्यू फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ वेव नहीं है, न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन क्वांटा या अब आप उसे पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, पैकेट्स की फॉर्म में आ रहा है, और हर पैकेट के पास कितनी एनर्जी है, एच न्यू, पार्टिकल नेचर। तो बेसिकली प्लैंक के आइडिया को आइंस्टीन ने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सटेंड किया कि जो लाइट का जो ट्रांसमिशन लेट मी से, या लाइट जो ट्रैवल करती है या रेडिएशन जो ट्रैवल करता है वो भी क्वांटा की फॉर्म में करता है, ओके दिस। और फिर यहीं से वो डिबेट शुरू हो जाती है कि लाइट वेव है कि पार्टिकल है। कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जहाँ लाइट या रेडिएशन को आपको वेव की तरह ही ट्रीट करना पड़ता है, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन। और अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे कंसेप्ट्स को समझना है, उन फिनोमिना को समझना है, तो फिर आइंस्टीन के आइडिया पे आपको जाना पड़ता है कि लाइट तो पार्टिकल से मिलके बनी है, क्वांटा से मिलके बनी है, जिसे आज की डेट में हम फोटोन कहते हैं। फोटोन शब्द इसके बाद ही आया था, ठीक है, इसके भी काफ़ी बाद। तो फोटोन्स की उसमें लाइट क्वांटा, तो लाइट क्वांटा की फॉर्म में ट्रैवल भी करती है। प्लैंक ने केवल एनर्जी एक्सचेंज के टाइम पे क्वांटा की बात की, आइंस्टीन ने कहा नहीं, ट्रैवल के दौरान भी लाइट का क्वांटम नेचर बरकरार रहता है, लाइट क्वांटा की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो ये सेकंड चीज़ है, ये आपके अभी के सिलेबस में नहीं है, आप ओवर द ईयर्स इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन, वहाँ पे क्वांटम आइडिया और स्ट्रांगली इस्टेब्लिश हुए। फिर काफ़ी कुछ समय बाद कॉम्पटन इफेक्ट, एक और इफेक्ट जो रेडिएशन को पार्टिकल या क्वांटा की फॉर्म में ट्रीट करके ही समझ में आता है, रेडिएशन को वेव की फॉर्म में ट्रीट करके समझ नहीं आ सकता है, वो है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट काफ़ी बाद का था, 1920 के बाद का था इफेक्ट, लेकिन ये एक और वो था और इस बीच कुछ और घटनाएं भी हुई हैं। इस बीच आपको हिस्टोरिकल उसमें पता होगा, रदरफोर्ड ने अपना फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट था, गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए थे, उससे उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले, एटम का एक मॉडल दिया, न्यूक्लियस होता है और ये होता है, और उसको फिर मॉडल को रिफाइन किया बोर ने, बोर मॉडल जिसे आप कहते हैं, जो कि एक ह्यूज सक्सेस स्टोरी आप कह सकते हैं। बोर मॉडल में भी क्वांटम आइडियाज़ आए। अगर आपने बोर पोस्टुलेट्स पीछे कहीं पढ़े हैं तो वहाँ पे बोर पोस्टुलेट में एक पोस्टुलेट आता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में घूमते हैं, केवल उन ऑर्बिट्स में घूमते हैं जिसमें उसकी एनर्जी स्टेशनरी रहती है, और वो स्टेशनरी स्टेट वाले जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। अगर नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, बट बोर ने भी क्वांटम आइडियाज़ को यूज़ किया, लेकिन बोर ने क्वांटम आइडिया एनर्जी के लिए नहीं, बोर ने क्वांटम आइडिया एंगुलर मोमेंटम के लिए यूज़ किया। तो क्वांटम का मतलब केवल ये नहीं है, और आप ये देखेंगे क्वांटम का मतलब ये नहीं है कि केवल एनर्जी का क्वांटाइजेशन है। आप देखेंगे ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, जितनी चीज़ें आप सोच सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, हर किसी का क्वांटाइजेशन हो सकता है, ओके। तो वो दिस, तो ये तो यहाँ रदरफोर्ड मॉडल आ गया, बोर मॉडल आ गया, इस बीच कॉम्पटन इफेक्ट आ गया, और फिर
ये तीनों अगर मैं बहुत ग्रॉसली कहूँ, प्लैंक और आइंस्टीन और कॉम्पटन के जो आइडियाज़ हैं जो अलग अलग चीज़ों को समझाने के लिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जिसे हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं, उनको समझाने के लिए इस तरह के नोशंस आए कि हाँ लाइट क्या है, क्वांटा, क्वांटा मतलब पार्टिकल, लाइट का पार्टिकल जैसा भी नेचर है, वेव जैसा तो पहले से समझ रहे थे लेकिन कभी कभी उसका पार्टिकल जैसा नेचर भी है। और इसी के साथ 1923 के आसपास एक और रिवॉल्यूशनरी आइडिया आया जिसे आप कहते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अब एक्चुअली ये फ्रेंच नेम है, दिस इज, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा जो है एक्चुअल मैं भी नहीं कर रहा हूँ, डी ब्रो, इट्स समथिंग लाइक डी ब्रो, ओके, बट डी लेट मी से डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली का जो आइडिया जो आप स्कूल लेवल से थोड़ा बहुत रट के याद रखते हैं कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ एसोसिएटेड एक वेव होती है, डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव जिसे आप कहते हैं, और उसकी वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, इस तरह के रिलेशन, डी ब्रॉगली रिलेशन जिसे आप कहते हैं। मतलब यहाँ इन आइडियाज़ में या इन आइडियाज़ से क्या इस्टेब्लिश हुआ है, किस तरह की चीज़ इस्टेब्लिश हो रही है, लाइट जो कि वेव है वो कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। और डी ब्रॉगली इधर कह रहे हैं जिन्हें आप पार्टिकल्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जैसी चीज़ें जिन्हें पार्टिकल्स माना गया है, वो अप्रोप्रिएट कंडीशन में वेव्स की तरह बिहेव कर सकती है। और डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस को जो एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट मिला, फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जैसे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है या और तरह के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए, टू स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह, फोटोन बॉक्स एक्सपेरिमेंट और इस तरह के एक्सपेरिमेंट जब किए गए तो उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया कि हाँ डी ब्रॉगली का आइडिया भी सही है। तो यहीं से फिर वो जो शब्द आप पीछे से सुनते आए हैं, वेव पार्टिकल डुअलिटी, द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर है। वेव्स, जिन चीज़ों को आप वेव्स मानते थे वो कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, और जिन चीज़ों को पार्टिकल मानते थे उनको कभी कभी वेव की तरह बिहेव करते हैं। तो फिर आपको वेव और पार्टिकल ऐसे नहीं बोलना कि ये वेव और ये पार्टिकल, कोई नेचर में जो भी चीज़ है वो अप्रोप्रिएट कंडीशंस में कभी वेव की तरह बिहेव करती है और कभी पार्टिकल की तरह। तो ये रियलाइजेशंस होने में, ये देख रहे हैं आप, 20-25 साल लग रहे हैं। और इसके बाद 1926-27 के आसपास, जिसे आप कहते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, अगर आप एक तरह से माने कि क्वांटम मैकेनिक्स के जन्म को आप अगर आप फाइनली माने कि हाँ 27 में हो गया, वो भी खैर कंप्लीट नहीं है बट लेट्स से एक बार को, तो प्लैंक के आइडिया से और क्वांटम आइडिया जिनको हम इतने आराम से आपको बता रहे हैं कि हाँ ये क्वांटम की पिक्चर है और ये है, ये इवॉल्व होने में बहुत टाइम लगा। और 27 में भी, 1927 में भी कहानी खत्म नहीं हुई, उसके आगे भी फिर रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स और बाकी आइडिया आए, और बाद में वहीं से फील्ड थ्योरी और क्वांटम फील्ड थ्योरी और ये सारे कॉन्सेप्ट बने। तो ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में डेवलपमेंट हुआ कि हाँ अचानक प्लैंक का आइडिया रिवॉल्यूशनरी है, लेकिन उस रिवॉल्यूशनरी आइडिया ने फिजिक्स जगत में, फिजिक्स कम्युनिटी में एक साथ से फ़र्क डाल दिया, ऐसा नहीं है, ओके। तो ओवर द ईयर ये आइडियाज़ डेवलप हुए। तो मतलब प्लैंक के आइडिया के बावजूद आपको ये सोचना चाहिए फिजिक्स की स्थिति काफ़ी वो थी, ढुलमुल थी, आइडियाज़ क्लियर नहीं थे कि क्लासिकल आइडिया पे बिलीव करें कि क्वांटम आइडिया पे बिलीव करें, कभी इस चीज़ से काम चल रहा है, कभी इस चीज़ से काम चल रहा है। तो वो और हिस्टोरिकली आपको ये भी पता होगा, इसी पीरियड में के आसपास 1905 में इनफैक्ट एक और मेजर रिवॉल्यूशन फिजिक्स में हुआ था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसे भी हम कहते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स जो है हाई वेलोसिटी पे जाके उसके रिजल्ट्स सही नहीं पाए जाते हैं, माइकलसन, मोल्डे और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स से जो इस्टेब्लिश हुआ, और वहाँ से भी फिजिक्स में एक और रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और बाद में 1916-17 के आसपास आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी दे दी थी। तो ये बहुत सारा फिजिक्स में जो रिवॉल्यूशनरी चेंज था 1900 से शुरू हुआ। और फिर ये इन दो आइडियाज़ ने, क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी के आइडिया ने जो फिज़िक्स में रिवॉल्यूशन लाया है वो आज तक भी चल रहा है। जैसे आप उसके बाद के जितने भी और कंसेप्ट्स आप कहें ना फंड कि आज की डेट में हम इतनी हाई ग्रोथ थ्योरीज़ की बात करते हैं कि हाँ क्वांटम मैकेनिक्स के बाद फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट आया, क्वांटम फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट आया, फिर हम उससे क्वांटम फील्ड थ्योरी से एलिमेंट्री पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करते हैं, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स की हम बात करते हैं, या आजकल जो नया रिवॉल्यूशन है जिसे हम स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं, जो पॉसिबली ऑल फंडामेंटल इंटरेक्शंस और सब कुछ को एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन ये सबका जो जहाँ से स्टार्ट होता है ये यही दो आइडियाज़ हैं, एक क्वांटा का आइडिया क्वांटम मैकेनिक्स और एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ओके दिस। तो मैं एम्फेसाइज ये करना चाह रहा हूँ, ये सारी कहानी का सार ये है, प्लैंक का आइडिया कोई बहुत छोटा आइडिया नहीं है, ओके। रियली पूरा एक रिवॉल्यूशन जो फिजिक्स में है, क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म है वहाँ से, ओके दिस। अच्छा, एक लास्ट में जैसे एक चीज़ थोड़ा सी देख लीजिए, हुआ क्या था, मैं अब एक लास्ट में एक आध मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कि हम निकाल चुके हैं, मैं उनको यूज़ करके कुछ आपको एक स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म में दिखाना चाहता हूँ।
आपको ध्यान हो कि जो प्लैंकियन ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी होती है उसका एक्सप्रेशन इस प्रकार का होता है एच न्यू ओवर एच न्यू ओवर के टी माइनस 1, और ये यहाँ से आता है, ये इससे आता है। इससे का मतलब आप समझ रहे हैं कि ऑसिलेटर की एनर्जीज इस प्रकार से हैं, ओके, क्वांटाइज्ड एनर्जीज है। जबकि अगर आप क्लासिकल एवरेज एनर्जी देखें ऑसिलेटर की तो वो सिंपली के टी होती है, वो इस पिक्चर से आती है कि एनर्जीज क्या हैं, कंटिन्यूस है, ओके। अच्छा, एक चीज़ आपने और देखी, जब हमने प्लैंक एनर्जी, वैसे तो हमने पूरे प्लैंक फॉर्मूले को देखा था, पर उसमें केवल एनर्जी वाले पार्ट पे वैसे एनालिसिस अप्लाई होता है कि इस एक्सप्रेशन को जब आप हाई और लो वेव फ्रीक्वेंसी लिमिट में देखते हैं, मैंने फ्रीक्वेंसी के टर्म में किया था कि हाई और लो फ्रीक्वेंसी लिमिट में जब हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, और खासकर मैं बात करूँगा लो फ्रीक्वेंसी लिमिट में। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब है हमने ये फैक्टर डिफाइन किया था एच न्यू ओवर के टी, तो न्यू को हम लो या हाई जो कंपेयर करने का तरीका है वो इस फैक्टर से डिसाइड करते हैं, ओके, एच न्यू ओवर के टी से। अगर ये फैक्टर 1 से बहुत कम है तो इसका मतलब एच न्यू के टी के मुकाबले बहुत कम है, तो बेसिकली हम कहते हैं लो फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को लो या हाई कहना डिपेंड करता है उस समय का टेम्परेचर कितना है। ब्लैक बॉडी का जो आपका टेम्परेचर है उसके हिसाब से आप कुछ टेम्परेचर्स को, कुछ फ्रीक्वेंसीज को लो कहेंगे और कुछ फ्रीक्वेंसीज को हाई कहेंगे। तो ये सारा टेम्परेचर डिपेंडेंट खेल है, ओके दिस। तो लेकिन अगर आपको ध्यान हो, जब हमने इस लिमिट में एच न्यू जब के टी से बहुत 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 कम था, तो इस एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है ये इस प्रकार से हुआ था। लेट मी डू इट वेरी क्विकली। न्यूमरेटर तो एच न्यू है और डिनोमिनेटर ई पावर एक्स था, और ई पावर एक्स को आप हमेशा ऐसा एक्सपेंड कर सकते हैं। ये एक्सपेंशन इस पर डिपेंड नहीं करता है कि एच न्यू कम है या ज़्यादा, ये एक्सपेंशन तो आप हमेशा कर सकते हैं, लेकिन 1 से 1 कैंसिल हुआ। लेकिन अब अगर x 1 के मुकाबले बहुत छोटा है तो हम ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि हम x स्क्वायर और x क्यूब और इन टर्म्स को छोड़ सकते हैं। छोड़ा हमने, और x था एच न्यू अपॉन के टी, तो ये एक्सप्रेशन बना के टी। मतलब प्लैंकियन ऑसिलेटर जिसकी एवरेज एनर्जी कहीं से भी क्लासिकल ऑसिलेटर से एक्सप्रेशन से वैसे तो मैच होती हुई नहीं दिखती है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, वो कम वैसे हमें टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ही बोल रहे हैं, पर जिस भी तरीके से हमने बोला, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो प्लैंकियन ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन वही बनता है जो क्लासिकल का बनता है। इसको आप पहले तो इस पिक्चर से समझिए। ये कोई भी दो लेवल्स के बीच का जो गैप है, एक लाइन और उसके बाद जो मैंने दूसरी लाइन बनानी है उसके बीच की दूरी मैंने रखनी है एच न्यू, ऑसिलेटर्स के बीच के एनर्जी लेवल। लेकिन अगर न्यू कम है, अब वो कम वैसे इस सेंस में है, पर आप ऐसे सोचिए न्यू कुछ था, अब मैंने उसे कम कर दिया और कम कर दिया, तो न्यू अगर मैंने कम किया तो एच न्यू भी कम हो जाएगा। एच तो कांस्टेंट है, तो एच न्यू कम होगा, तो एच न्यू कम होने का मतलब आप समझ रहे हैं, ये फिगर शायद कुछ इस तरह का बन जाएगा, एक लेवल जो भी हो और अगला लेवल इसके काफ़ी करीब आ गया और अगला उसके उतनी करीब और उतने ही करीब, इस तरह से हो गया। और अगर आप न्यू को और कम करें तो सब्सिक्वेंट लेवल्स के बीच का गैप और कम हो जाएगा। अगर न्यू बहुत कम हो जाए तो ये धीरे धीरे फिगर इसमें कन्वर्ट हो। न्यू कम होने को मैथमेटिकली तो आप देख चुके हैं कि न्यू कम होने के केस में प्लैंक एनर्जी और जो क्लासिकल एनर्जी प्रिडिक्शन है वो सेम होता है, बट आप उसे इस तरह से भी सोच सकते हैं। इन जनरल प्लैंक ऑसिलेटर की एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस एच न्यू होता है, बट अगर न्यू कम 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 है तो बेसिकली इस पिक्चर और इस पिक्चर में ज़्यादा अंतर नहीं है। ये पिक्चर इसी की तरह है और इसके लिए एवरेज एनर्जी कितनी बनती है, के टी। तो एक तरीका तो ये सोचने का है, लेकिन प्लैंकियन पिक्चर में आपको ये ध्यान रखना है, सारे ऑसिलेटर्स की फ्रीक्वेंसी के टी नहीं बनी, केवल उन ऑसिलेटर्स की एनर्जी के टी के बराबर आप ट्रीट कर सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो रफली ये अगर न्यू हम इधर से प्लॉट कर रहे हैं तो इधर कम न्यू है, ये कम न्यू वाला क्षेत्र है, ये ज़्यादा न्यू वाला क्षेत्र है, ये इन्फिनिटी के करीब वाला है, ये 0 के करीब वाला है। तो इन वालों को की फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को तो आप लगभग के टी के आसपास मान सकते हैं। मैं ये एक्सप्रेशन यही बता रहा है कि इनकी एनर्जी के लिए चाहिए एक्सप्रेशन इस्तेमाल करो या इसको थोड़ा अप्रॉक्सीमेट कर दें तो ये के टी बनता है। तो इनकी एनर्जी के लिए तो के टी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इनकी एनर्जी के लिए के टी आप फिर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ के ऑसिलेटर तो प्लैंक पिक्चर में तो वैसे सारे ऑसिलेटर ऐसे थे ये, लेकिन यहाँ के ऑसिलेटर्स को तो आप रफली कंटिन्यूस वाला मान भी सकते हैं, ये वाला। लेकिन यहाँ के ऑसिलेटर्स को ऐसा नहीं मानते, इनके तो एनर्जी लेवल्स ऐसे हैं, ये और ये और क्यों। अब आप एक ही साथ इस पूरे पिक्चर को देख सकते हैं। अरे किन्हीं भी दो लेवल्स के बीच का डिफरेंस न्यू पे डिपेंड करता है, एच तो कांस्टेंट है, न्यू पे डिपेंड करता है। इधर की तरफ न्यू बहुत कम है, 0 के करीब है, तो लेवल्स बहुत करीब 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 है। तो ऑलमोस्ट ये इस पिक्चर से मैच कर रहा है, कंटिन्यूस वाले पिक्चर से मैच कर रहा है, क्लासिकल ऑसिलेटर की एनर्जी से, इसलिए एक्सप्रेशन मैच करेगा के टी। लेकिन
ये वाले ऑसिलेटर्स की तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, आप फ्रीक्वेंसी में इधर को आ गए, आप इधर के वाले ऑसिलेटर को देख रहे हैं, 10 पावर 50 हर्ट्ज वाले ऑसिलेटर को देख रहे हैं, यहाँ तो 1 हर्ट्ज वाले ऑसिलेटर को देख रहे हैं, यहाँ 10 पावर 50 वाले को देख रहे हैं। तो 10 पावर 50 वाले में तो एक और दूसरे के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा है, तो इनके लिए तो ये वाला एक्सप्रेशन कभी भी नहीं मिल सकता, ये वाली पिक्चर नहीं बन सकती है, तो इनके लिए तो ये वाला एक्सप्रेशन, तो ये तो लो फ्रीक्वेंसी वालों का तो ये हो गया। इसी चीज़ को देखने का एक दूसरा तरीका है जिसे हम कई बार स्केल शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इसे इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा। जब मैंने क्वांटा का आपको एग्जांपल दिया था, क्वांटा का एक एग्जांपल मैंने आपको चीनी के पैकेट और इसकी तरह दिया था। एक दूसरा एग्जांपल सोचिए क्वांटा का, माना ये कहीं पे दो लेवल है, सड़क पे ही सोचिए, ये और उससे थोड़ा ऊपर एक, या जैसे हमारे पहाड़ों में खेत होते हैं, एक खेत और उससे ऊपर दूसरे जाने का खेत, ठीक है, कहीं पे ऐसा और ऐसा। आपने यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक लकड़ी का फट्टा लगा दिया है, ओके। ये अब अगर आप इस फट्टे के अलॉन्ग चलना शुरू करें, बेसिकली मैं यहाँ पे हाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, माना ग्राउंड की हाइट 0 है और ये जो ऊपर वाला लेवल है माना इसकी हाइट 1 मीटर है। लेकिन अगर आप इस फट्टे के अलॉन्ग को इसका इस्तेमाल करके अगर आप हाइट चढ़ना शुरू करते हैं तो आप इस फट्टे पे यहाँ पे भी खड़े हो सकते हैं, ये माना 0.2 मीटर पे, या आप थोड़ा और ऊपर 0.3 मीटर। लेकिन कोई जरूरत नहीं आप 0.3 पे खड़े हों, आप 0.3 से थोड़ा नीचे 0.286 पे भी खड़े हो सकते हैं, या आप और नीचे या ऊपर, मतलब इस पूरे फट्टे के अलावा आप किसी भी पॉइंट पे खड़े हो सकते हैं। तो इन प्रिंसिपल आप जो अपनी जिस हाइट पे खड़े हैं ग्राउंड से, ग्राउंड मतलब ये इस लेवल से आप जिस हाइट पे खड़े हैं उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकती है, कंटिन्यूस वैल्यू 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू। इसको मैं इस तरह से दिखाऊंगा, ये 0 और 1 है, इसके बीच की सारी वैल्यूज अलाउड है। हाइट वाइज आप इस फट्टे पे कहीं पे भी खड़े हो सकते हैं, आप कितनी भी हाइट पे खड़े हो सकते हैं, ये है कंटिन्यूस केस। लेकिन माना सोचिए आपने यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट गेन करनी है, आपने यहाँ पे छोटी छोटी सीढ़ियाँ बना दी। सीढ़ियाँ माना बराबर साइज़ की है, वैसे कोई जरूरी नहीं है सब हर सीढ़ी बराबर साइज़ की हो, पर सिंप्लिसिटी के लिए माना सीढ़ियाँ बराबर साइज़ की है। हर सीढ़ी माना है 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की हाइट, फिर ये, फिर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 और ये करके ये। तो ऐसी 10 सीढ़ियाँ हम लगा दें तो एक कुल मिला के 100 सेंटीमीटर हाइट गेन होगी, 1 मीटर हाइट गेन होगी। अगर आप कोई आदमी के सामने ये रास्ता है कि भाई आप इस रास्ते से यहाँ से और यहाँ तक जा सकते हैं, तो वो आदमी हो सकता है पहली सीढ़ी पे जाके खड़ा हो जाए। हवा में तो आप खड़े नहीं हो सकते हैं, तो आप अगर पहली सीढ़ी पे खड़े होंगे तो ग्राउंड से आपकी हाइट कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। या हो सकता है आप दूसरी सीढ़ी पे खड़े हों तो आपकी हाइट ग्राउंड से कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस केस और इस केस को कंपेयर करूँ, इस केस में जो इसके अलॉन्ग चलता है उसका डिस्प्लेसमेंट तो कंटिन्यूसली 0 से 1 तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो 0 से 1 तक तो जा रहा है, लेकिन इस तरह के सीढ़ीदार रास्ते से जा रहा है, तो उसके लिए जो अलाउड वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है या तो 10 या 20 या 30 या 40 या 50 एंड सो। और अगर सीढ़ियों का साइज़ अलग अलग होता, माना पहली सीढ़ी 10 सेंटीमीटर की होती और अगली सीढ़ी 15 सेंटीमीटर की होती, तो ये 10 और अगला 25 हो जाता पॉइंट। लेकिन ये है क्लासिकल क्वांटम, क्लासिकल क्वांटम। अगर और बड़ी सीढ़ियाँ, अब मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, मैं 2 लेवल्स की बात नहीं है, आप सोचें अगर कहीं पे और बड़ी सीढ़ियाँ हैं तो बेसिकली जिसे आप क्वांटा का साइज़ कह रहे हैं वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। बड़े क्वांटा, छोटे क्वांटा, क्वांटा का कंसेप्ट नहीं है, कंटिन्यूस है। बट अब आप इसे इस तरह से सोचिए, माना सीढ़ियाँ बहुत छोटी हैं, ठीक है, ये 1-1 सेंटीमीटर या उससे भी छोटी सीढ़ियाँ हैं, ये कुछ इस तरीके का, अब मैं कागज़ में बहुत छोटा नहीं बना रहा हूँ, ये कुछ इस प्रकार का सीढ़ीदार स्ट्रक्चर है। सीढ़ीदार स्ट्रक्चर मतलब क्वांटम, एक क्वांटम स्ट्रक्चर है, सिस्टम फंडामेंटल लेवल पे क्वांटम स्ट्रक्चर की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन माना एक चींटी है, स्मॉल ऑब्जेक्ट, चींटी इसी साइज़ की लगभग ये, तो ये चींटी अगर इस रास्ते के अलॉन्ग चलेगी तो ऐसे 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 करके जाएगी, मतलब उबड़ खाबड़ का मेरा मतलब है वो इसके क्वांटम नेचर को समझ पाएगी, हाँ ये चीज़ तो सचमुच स्मूथ नहीं है, ऐसे नहीं है, ये चीज़ तो ऐसी है। लेकिन आप सोचिए अगर ये सीढ़ियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, 1-1 मिलीमीटर की है, माना 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, तो अगर आप इसे अपनी सामान्य आँखों से देखेंगे तो आपको तो ऐसा नज़र आएगा। ऑब्जेक्ट क्वांटम है, चींटी अब और छोटे लेवल पे जाके माइक्रोस्कोप से आप देखते हैं तब तो आपको पता लगता है अरे ये चीज़ तो एक्चुअली क्वांटम है। लेकिन जब आप उसे दूर से देखते हैं, दूर से मतलब हम अपने स्केल से देखते हैं, अपने मानवीय स्केल से देखते हैं, तो हमें उसका सीढ़ीदार फीचर नज़र ही नहीं आता है, हमें तो लगता है अरे ये तो एक स्मूथ सा फट्टा है। स्मूथ फट्टे का मतलब क्लासिकल कंटिन्यूस पिक्चर, क्वांटम पिक्चर। लेकिन ऐसा हो कब रहा है, जब
जिस स्केल से आप देख रहे हैं वो क्वांटम के स्केल से बड़ा है। क्वांटम के स्केल का मतलब है मेरा सीढ़ी का साइज, यहाँ पे क्वांटम के स्केल का मतलब सीढ़ी, एक सीढ़ी कितनी ऊंची है। और हमारा स्केल मतलब हम लगभग 1 सेंटीमीटर या के आसपास की ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं। माना थोड़ा दूर से आप देख रहे हैं, 2 मीटर की दूरी से देख रहे हैं, तो आपकी आंख केवल 1 सेंटीमीटर या उससे बड़ी ऑब्जेक्ट्स को भी भेद कर पा रही है। तो आपको 1 मिलीमीटर साइज की ऑब्जेक्ट्स का तो अंतर पता नहीं लगेगा, आपको तो लगेगा ये एक सार है। ये वही चीज है, इसको आप सोचिए ये एच न्यू है। हाँ, इसी के बजाय यहाँ पे दूसरी, लेकिन माना एक दूसरी सीढ़ियाँ भी हैं, पर वो दूसरी सीढ़ी बड़ी बड़ी है, उनका गैप खुद 1-1 मीटर का है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। ये सीढ़ी अगर आप 2 मीटर दूर से खड़े होकर देखेंगे, आप यहाँ से देखेंगे, आपको ऐसा थोड़ा लगेगा ये कंटिन्यूस है, ये फट्टे जैसा है, आपको तो लगेगा नहीं यार ये तो सीढ़ीदार स्ट्रक्चर ही है। पर इस वाले स्ट्रक्चर को भी अगर आप 1 किलोमीटर दूर से देखेंगे कहीं पे, माना आप ये, तो आपको लगेगा अरे ये तो ये फट्टे जैसा स्ट्रक्चर है। पॉइंट क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। स्ट्रक्चर सीढ़ीदार ये भी है, क्वांटम स्ट्रक्चर ये भी है, क्वांटम स्ट्रक्चर ये भी है, लेकिन आप इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं? कंपेयर का मतलब मेरा आप किस स्केल पे इसको देख रहे हैं? अपने मानवीय स्केल पे। यहाँ पे जो हमारा पिछला डिस्कशन था उसमें हम एच न्यू को एक्चुअली केटी से कंपेयर कर रहे हैं। अगर केटी बहुत बड़ा है, केटी माना ये है इतना बड़ा, मैंने ऐसे ही बना दिया क्वालिटेटिव, केटी अगर इतना बड़ा है तो उसके मुकाबले ये इतनी छोटी सीढ़ियाँ आपको नज़र नहीं आती हैं, तो आपको ये ऐसा ना नज़र आके ऐसा नज़र आता है। अगर क्वांटम का साइज़ बहुत छोटा है और आपका देखने का नज़रिया, मतलब जिस स्केल पे आप काम कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं किस एनर्जी स्केल पे हम देख रहे हैं, जिस स्केल से पे आप चीज़ों से काम कर रहे हैं, अगर वो स्केल क्वांटा के साइज से बहुत बड़ा है तो आपको उसका क्वांटम नेचर कभी नज़र ही नहीं आएगा, आपको इसका क्वांटम नेचर नज़र नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा अरे ये ऑब्जेक्ट तो ऐसी है। बट माना स्केल इतना ही बड़ा है लेकिन खुद क्वांटा का साइज बहुत बड़ा बड़ा है, तब आपको लगेगा नहीं जी ये चीज़ तो क्वांटा है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं एक स्टेटमेंट कहने वाला हूँ, आवर वर्ल्ड इज इनहेरेंटली क्वांटम। हमारा जगत, हमारा ब्रह्मांड, हमारा विश्व जो है ये मूल रूप से क्वांटम ही है। क्वांटम मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत से ही आपको समझना पड़ेगा। पर फिर वही सवाल आता है, भाई 1900 से पहले तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स की मदद से ही सब कुछ समझ रहे थे, क्लासिकल फिजिक्स से कुछ समझ रहे थे, तो अगर क्वांटम आइडिया की जरूरत है, क्वांटम आइडिया बहुत रफली मैं बोलूँ श्रोडिंगर इक्वेशन, मतलब हमें किसी भी सिस्टम को सॉल्व करना है तो श्रोडिंगर इक्वेशन से सॉल्व करना है। तो फिर आप ये सवाल बोलेंगे भाई जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते हैं, पत्थर फेंका और वो परवलय में जाता है और लैब एक्सपेरिमेंट भी ऐसी दिखाते हैं और न्यूटन्स लॉ क्लासिकल फिजिक्स भी यही बताती है, हमने कहीं श्रोडिंगर इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं किया। पॉइंट ये है, ये वाली सिचुएशन है, जब क्वांटा का साइज बहुत छोटा है तो चाहे उसे क्लासिकल मैकेनिक्स से आइडिया से देखो या क्वांटम आइडिया से, फ़र्क नहीं है। ये यही चीज़ है जो मैथमेटिकली आपने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन किया था। अगर आपके ऑसिलेटर की एनर्जी, ऑसिलेटर के क्वांटा का साइज बहुत छोटा छोटा है, बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा, तो आप उसे क्लासिकल पिक्चर से भी ट्रीट कर सकते हैं। क्वांटा है, आप सोचिए एनर्जी लेवल्स हैं, पर एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप इतना कम है कि वो पिक्चर ऑलमोस्ट ऐसी दिख रही है। तो फिर चाहे आप उसे क्वांटम मैकेनिक्स से ट्रीट करो या क्लासिकल मैकेनिक्स से, आपको एक ही रिजल्ट मिलने वाला है। बट एक्चुअली अगर क्वांटा का साइज बड़ा 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 है, अब बड़ा और छोटा अगेन, बड़ा छोटा जैसे इस पिक्चर में डिपेंड करता है केटी से, ये वाला क्वांटा भी छोटा हो सकता है, ये क्वांटा आपको लगेगा इस क्वांटा का साइज इतना बड़ा है, एच न्यू इतना बड़ा है इस फिगर में, लेकिन अगर माना केटी, मैं क्वालिटेटिवली दिखा रहा हूँ, केटी माना 1 किलोमीटर की लाइन है, केटी का स्केल और भी बड़ा है, के इंटू टी, बहुत सुपर हाई टेम्परेचर पे हम देख रहे हैं और केटी इतना बड़ा है कि उसके मुकाबले ये एच न्यू भी नेग्लिजिबल है, तो ये वाला एच न्यू भी कंटिन्यूस ट्रीट हो सकता है। लेकिन जो, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, वो जरूरी नहीं है कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स से ही सही आंसर निकालने की जरूरत है। मूलतः तो हमें ये समझना है हमारा जगत क्वांटम ही है, वर्ल्ड में क्वांटम फिजिक्स ही अप्लाई करनी है। लेकिन अगर जिस स्केल पे हम काम कर रहे हैं उस स्केल से हमें क्वांटम फीचर्स से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स से भी आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो इसीलिए इसका आंसर मैं यही दूंगा कि भाई क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं आज की डेट में भी, फिर क्यों ये पत्थर के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई नहीं करते हैं। भाई इस सिस्टम के लिए आप चाहे आंसर क्वांटम मैकेनिक्स से निकालो चाहे क्लासिकल मैकेनिक्स से, आपके आंसर में फ़र्क नहीं होने वाला है या नेग्लिजिबल फ़र्क होगा। डेसिमल के कहीं 80वें प्लेस पे जाके फ़र्क पड़ेगा तो वो फ़र्क कोई मायने नहीं रखता है। ओके, तो इसलिए नहीं तो मूल रूप से हमारा जगत क्या है,
क्वांटम है। ओके, तो ये मैंने कुछ क्वालिटेटिवली आपको आइडिया देने की कोशिश की है। एक मेजर फैक्ट जो मैं एस्टेब्लिश आपके पास साथ करना चाह रहा था कि प्लैंक आइडिया को केवल आप अपने सिलेबस का एक पार्ट ना समझ के कि हाँ सिलेबस का पार्ट है और पढ़ लिया और किनारे कर दिया, नो। आप आगे जो स्टडीज़ करने वाले हैं तो वो प्लैंक के आइडिया से ही आगे की चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं। जैसे आप थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स कहेंगे और क्वांटम मैकेनिक्स कहेंगे तो वो सब जो है उसका उदय जो है उसका जन्म जो है वो मोर और लेस प्लैंक के आइडिया के साथ ही हुआ है। ओके, सो विद दैट आई वुड लाइक टू conclude this discussion. Thank you everybody.